हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। आज हम रिव्यू कर रहे हैं M2 का पेपर, जो बैक पेपर था। जस्ट अभी हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2024, मतलब जो 5 फरवरी को हुआ था। तो बैक के हिसाब से हमें लगता है कि ये बहुत इजी पेपर आया था। अगर ये पेपर इजी नहीं लग रहा है तो फिर आने वाले टाइम में हम किसी पेपर को इजी नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत सालों बाद इतना सिंपल टाइप का पेपर आया है, कॉमन क्वेश्चन, कॉमन टॉपिक। और इसके बाद भी अगर कई स्टूडेंट का पेपर बिगड़ गया है तो इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि इससे सिंपल कुछ आ नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, लिस्ट बनाई हमने कि यूनिट फर्स्ट से कम 35 मार्क्स का आया है। यूनिट सेकंड जो कि बहुत टफ होती है उससे बहुत कम आया है। और यूनिट थर्ड से 21 मार्क्स का आया है। यूनिट 4 से 4 क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 4 के वो सिंपल क्वेश्चन आए हैं 28 मार्क्स का। फिफ्थ से 21, एक 14 मार्क्स का आया है। तो ये कॉमन टाइप का जो 1-2 साल का क्वेश्चन पेपर है उन्हीं जैसा ही पेपर आया है, उन्हीं का कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। तो क्या है कि ये जब कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है M2 तो लीनियर और बर्नौली दो में से तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है। उसका एक बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं कर पाया है तो फिर वो M2 इस बार पेपर कैसे निकाल पाएगा, क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम ये मान गए कि ये थोड़ा CFPI का है। देखिए बहुत सारे CFPI तो बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन नहीं बनता है तो कम से कम CF तो बने। तो CF 3 मार्क्स का, PI 3 मार्क्स का, तो कम से कम CF जो है वो 3 मार्क्स का तो कर ही सकता है। अब ये साइमल्टेनियस है, फर्स्ट यूनिट का है। ये साइमल्टेनियस फर्स्ट यूनिट का है, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा बैक के हिसाब से कुछ लोगों ने नहीं कर पाए होंगे, 50% को हम छोड़ देते हैं। लेकिन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो हमेशा आ रहा है, पिछले 10 साल 20 सेमेस्टर से कंटिन्यू आ रहा है। तो ये कम से कम 50% तो ये बने ही। तो कम से कम ये 7 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का तो ये बनेगा ही। CF निकालते, CF में पास हो सकते हैं। अब ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत सारे लोग बोलते हैं सेकंड यूनिट का है। सेकंड यूनिट में, ये फर्स्ट यूनिट में भी है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सेकंड में फर्स्ट का मानता हूँ, इसलिए मैंने इंक्लूड को फर्स्ट में किया है, लेकिन नाम से आता है सेकंड में। तो फर्स्ट का मान लो या सेकंड का मान लो इसको, इस टॉपिक को, तो हम फर्स्ट का मान चल रहा है। अब ये भी फर्स्ट यूनिट का है, ये होमोजीनियस का है। इस बार थोड़ा सा अगर एक अलग क्वेश्चन आया है तो बस ये थर्ड का ए आया है, बाकी सब बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि वहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स था, यहाँ 1 + x कर दिया है। तो जहाँ x = e⁻z मानते हैं, वहाँ 1 + x को हम e⁻z मानेंगे हम। तो ये हम मान के चले छोड़ दिया। अब ये तो पिछले 4-5 सेमेस्टर से नाक में दम कर लिया है बेसिस फंक्शन ने। ये क्या है, यूनिट सेकंड बहुत बड़ी होती है, जनरली स्टूडेंट करते नहीं थे, लेकिन अब तो हमें लगता है कि इसको करना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेकिन यूनिट बहुत लेंदी होने के चक्कर में स्टूडेंट को छोड़ देते थे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि बैक का पेपर था, तो मान लो कई लोगों ने नहीं किया होगा। लेकिन ये फोर्थ का ये 4 पेट तो यूनिट थर्ड की मेन टॉपिक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, ये कम से कम 3 मार्क्स का ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाना, ये करना तो कर ही दिया होगा ये। और ये थर्ड का CFPI है, तो CFPI में कम से कम CF तो बाय कैलसी से, कैलकुलेटर से निकाल ही सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें एवरेज स्टूडेंट ने पढ़ा है बैक के हिसाब से भी, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फिर भी हम मान रहे हैं कि टेंशन, प्रेशर, जल्दबाजी में अलग अलग भी हो गया तो कम से कम आधा आधा सही होगा, तो 3 मार्क्स तो हम ला ही सकते थे इसमें। अब ये जो है, ये थोड़ा सा हमारे वीडियो में ऐसा क्वेश्चन दिया है, कई लोगों ने नहीं किया होगा तो मान गए, चलो ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, थर्ड यूनिट का। ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ का बी वाला, हार्मोनिक कंडीशन सबको मालूम है, del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर फिर del स्क्वायर u बाई del y स्क्वायर 0। तो ये थोड़ा सा अगर बैक के हिसाब से नहीं बना होगा तो हो सकता है कि डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन आगे जाके उलझ गया होगा। लेकिन कॉमन सेंस से हमें मालूम है कि लास्ट में 0 करना है आंसर, तो जिसने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो 0 कर दिया होगा। तो चलो ये मान चल रहा है कि आधा अधूरा अच्छे से इसका डिफरेंशिएशन नहीं बना होगा, चलो छोड़ दिया इसको। ये क्वेश्चन तो जस्ट पिछली बार आया था, जिसने ओल्ड ईयर पेपर का सोल्यूशन देखा है, ये दो इस टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तो पिछली बार आए थे। तो ये कैसे किया है, एनालिटिक्स से कैसे कंपेयर किया है, उससे बन गया होगा ये। और ये क्या है, ये कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, मतलब कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। ये वाला पोल निकाला, रेसिड्यू निकाला, और ये वाला अंदर है, इनसाइड है, तो ये सवाल हुआ है। ये इतना जो है इसको समझाया वहाँ पर सॉल्यूशन में कैसे किया है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था एवरी स्टूडेंट के लिए। और ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था, जैसे ये है
ये थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है, इंटीग्रेशन लगा, इसमें नहीं लगा है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब वेक्टर का डी का तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये तो बन गया होगा, ये पूल निकालते इसका खासकर 3 मार्क्स का पूल निकालते बन गया होगा। ये वाला डी अगर जो वेक्टर पढ़ता है वो डी ना पढ़े, डी तो फिर वो क्या करेगा फिर वो, तो डी का ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक ग्रीन्स थ्योरम का ये वेरीफाई करने 14 मार्क्स का आया है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों से ना बना हो, लेकिन कुछ लोगों से कुछ तो बना होगा इसमें, कम से कम 5 मार्क्स का कुछ तो फार्मूला जोड़ तोड़ करके, जैसे हमने पुराने वीडियो में किया है, कुछ तो बना होगा इसमें इस टाइप से। इतना तो कम से कम करने लायक था जो बिलो एवरेज हैं वो स्टूडेंट। तो कितना है ये 10 + 3 13 और 6 होगा 19, 19 और 3 22 और 7 29 34, मतलब 34 मार्क्स का ऐसा था ये पेपर कि कोई भी स्टूडेंट एवरेज और बिलो एवरेज जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वीक है उसका तो क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि उसका तो हर कहीं गलत होगा, कुछ भी निकालो गलत हो जाएगा, ये निकालो गलत होगा, ये निकालो डिफरेंशिएशन। क्योंकि अगर M2 पढ़ना है तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन तो बने, इंटीग्रेशन तो कम आता है लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन बने, किसके रिस्पेक्ट में है, क्या किया है। तो फिर भी ओवरऑल भले हमने ये लिख दिया है 34 मार्क्स का, ऐसा लग रहा है कि 70 में 34 ये, लेकिन ऐसा पेपर था कि ये हमें, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इससे इजी पेपर कुछ हो नहीं सकता, ये सबसे इजी पेपर था पास होने के लिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है और वो भी लीनियर एक्स है। क्या है, सॉल्व 1 + y² ब्रैकेट के बाहर dx रिस्पेक्ट है, फिर इक्वल टू 10 इनवर्स y - x इक्वल इनटू के बाहर क्या है dy है। तो ये लीनियर x है, लीनियर x और लीनियर y कब होते हैं ये हमने वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है लीनियर का। देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है कि 1 + y² dx हमें जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 1 + y² जब 10 इनवर्स y t बनेगा तो 10 इनवर्स y का जो, जैसे हमने यहाँ बनाया ना, कहाँ पर, यहाँ पर हम एक बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं 10 इनवर्स y t बनेगा तो 1/1 + y² dy इसका dt बनेगा। तो हम एक बात जान चुके हैं कि 1 + y² नीचे रहेगा, तो ये जो है 1 + y² को नीचे लेके आए क्योंकि तो ऊपर रहेगा, टी और डी टी है उसका फॉर्म। अब इस चक्कर में डी वाई इस साइड आ गया, तो ये कौन सा हो गया है, अब डिपेंडेंट बन गया है x, तो एक्स वाई टर्म इस साइड लेके आए, और इंडिपेंडेंट y हो गया तो y पूरा वाई वाई टर्म है ऐसी। तो अब इस टाइप का फॉर्म बना दिया, और डिपेंडेंट x है तो इसको क्या बोल दिया, लीनियर x। इसके ऐसा क्वेश्चन है तो वन शॉट टाइप के पढ़ने में थोड़ा सही लगता है, लेकिन और डिटेल में पढ़ना है तो उसको बेसिकली तुम्हें आपको वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से कि कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके पहले क्या था, क्या है फॉर्म, ये तो हम समझा सकते हैं बस कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो P और Q के, ये P है 1/1 + y², ये Q है 10 इनवर्स y/1 + y²। तो इसका IF निकालते e⁻p⁴dy, तो e⁻p की वैल्यू ये है, मतलब 1/1 + y² क्या होता है 10 इनवर्स y। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, x × IF इक्वल टू q × IF dy + c। तो इसमें IF रखा, यहाँ पर यहाँ q रखा, तो जो हम बोल रहे थे ना कि 10 इनवर्स y को t माने कहीं ना कहीं, इसको t मानना है इसको, तो ये 1/1 + y² dy इसका dt हो गया, इसमें रखा, और जो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट का वो कर दिया हमने, और बाद में t की वैल्यू वापस कर दी हमने, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और डिटेल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन डिटेल में करना है तो मेन वीडियो में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब जितने आज के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं उसमें वीडियो में दिए हुए हैं। अब देखिए ये जो है d² + 3d + 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या है y है इक्वल टू sin 3x, इस CF/PI का है। M2 में CF और PI, भले PI आगे जाके थोड़ा सा गलत हो जाए लेकिन CF के बिना तो हम पास हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें
कम से कम 4 या 5 क्वेश्चनों में कम से कम हमें सी एफ तो मिलता है, पी आई भले चेंज हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3x हम जानते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। डी इक्वल टू हम m रखते हैं तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका रूट निकाले हमने मेथड से या कैलसी से, तो -1 -2 आ गया। ये इसका सी एफ होता है, c1 की पावर -x प्लस c2 की पावर -2x। पी आई में 1/a फंक्शन ऑफ डी, मतलब ये उतारते हैं। कौन से केस का है, पी आई का सेकंड केस का। साइन है सेकंड केस का होता, तो ए क्या है यहाँ 3 है, तो डी इसको में क्या रखते हैं सेकंड केस में माइनस अलग और 3 का स्क्वायर मतलब टोटल -9। तो यहाँ रख पाएंगे, यहाँ रख नहीं सकते हम। टोटल हो गया 1/3d-7। अब डी में रख नहीं सकते तो कैसे निकालते हैं ये हमने बताया वीडियो में। या तो रेशनलाइज करेंगे और अकेला ये 7 नहीं होता तो इंटीग्रेशन करते। तो यहाँ पर टर्म दी है तो रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज किया तो नीचे आ गया 9d²। तो फिर से रख दिया 9d² में, ये d² इक्वल टू -3 का स्क्वायर -9 और इतना आ गया -130 आ गया। अब ऊपर d है तो यहाँ इसका इसमें इंटू किया यहाँ, तो d का मतलब d/dx। तो sin 3x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos 3x इंटू 3, d मतलब d/dx। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल अलग अलग टर्म की हमने, तो ये पी आई आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। तो लिख दिया हमने ऐसा, इस टाइप से इसको करना है। अब देखिए सेकंड का ए वाला, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन dx/dt -7x प्लस y इक्वल टू 0 एंड dy/dt -2x -5y इक्वल टू 0। ये यूनिट फर्स्ट का जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के टॉपिक का है। ये भी उस टॉपिक के हिसाब से बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आया है। देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए क्या है, जो इक्वेशन दी है dx/dt प्लस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट माना। dy/dt -2x -5y इसको सेकंड माना हमने। तो क्या होगा कि इस टॉपिक में d/dt को हम सिंबल d मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा d-7 y इक्वल टू 0 और ये x को आगे लिख दिया -2x प्लस d-5y इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब हम मान लेंगे हमें y को कैंसिल करना है, तो इसमें थर्ड में d-5 का इंटू किया और फोर्थ में कुछ नहीं करना होता 1 का। तो इससे बराबर करने से ये साइन चेंज किए, प्लस का माइनस तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा मान लीजिए ये ऐसा कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये और d-5 d-7 और +2। अभी x है तो कॉमन लिया तो x, तो थोड़ा सा ऐड किया 35 और 2 37, तो इतना आ गया। अब डिपेंडेंट यहाँ x हो गया है तो अब x के फॉर्म में आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, डी में m रखा तो m² -12m प्लस 37 इक्वल टू 0। सॉल्व किया इसको, तो कैलकुलेटर से कर भी नहीं सकते तो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि इमेजरी रूट है ना। तो क्या आएगा 6 + -i आ गया इसका रूट। तो ये इसका सी एफ हो गया इस टाइप से। इसका ये e⁻60 c1 cos t प्लस c2 sin t और इसका पी आई क्या है 0 है क्योंकि राइट साइड कुछ दिया नहीं है 20 का। तो अब x जो आएगा उसके बेस पे हम उसका dx/dt निकालेंगे हम। देखिए क्या है, तो ये x आ गया, x y निकलते इसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन किया इस x का, क्यों जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन का हुआ सेकंड को उतारा, फिर फर्स्ट को उतारा, फिर सेकंड का कर दिया ऐसा। और अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन थी इस टाइप की फर्स्ट इक्वेशन थी, इससे y निकालना है। तो y इक्वल टू 7x इस साइड आ गया, dx/dt इस साइड आ गया, वही ये वैल्यू रख दी और थोड़ा कॉमन लिया इससे हमने और ये अच्छे से लिखा, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस मैंने बता रहा कि वीडियो में हमने बोर्ड पे बताया हुआ है, तो आराम से कॉमन लिया है तो वहाँ पर और जल्दी से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। और इस सेकंड का बी वाला कि सॉल्व द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड d² + 1 इंटू बाहर y है इक्वल टू x। तो ये फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, 6th केस है, और ये जबकि सेकंड यूनिट में इसको नाम से दिया गया है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लेकिन ये क्वेश्चन तो है फर्स्ट ही यूनिट के, तो हम फर्स्ट यूनिट का मान के चलते हैं। तो ये तो हर साल आ रहा है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हिसाब से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये, 7 मार्क्स के हिसाब से ये, नहीं तो क्या है 14 मार्क्स का भी आता है। देख लेते हैं सॉल्यूशन।
कि इक्वेशन क्या दी है, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स। तो इसको हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, एम रखा, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, रूट क्या आ गया, प्लस माइनस आई आ गए, मतलब अल्फा 0 है, बीटा 1 है। तो ये इसका सी एफ हो गया। हम जानते हैं वेरिएशन पैरामीटर में कि C1 के साथ जो लगा है उसको Y1 बोलते हैं, C2 के साथ लगा उसको Y2 बोलते हैं। तो Y1 Y2 और राइट हैंड साइड को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। तो राइट हैंड साइड क्या है, एक्स है। तो W क्या होता है, Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश। तो ये हमने ये लिस्ट में तो डायरेक्ट ही समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो में सब बताया Y1 Y2 क्या है। तो W आ गया, इसका 1 आ गया। ये PI का फार्मूला है। PI के फार्मूले में हमने सभी वैल्यूज Y1 Y2 W सब रख दी, और उसके बाद इतना आ गया। तो ये x sin x आ गया है, ये x cos x आ गया। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कर दिया डायरेक्ट फार्मूले से। कुछ कॉमन लिया हमने, इससे ये कैंसिल हो गया, x कॉमन लिया तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, जो कि 1 होता है। तो टोटल PI क्या आ गया, x आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, ऐसा लिख दिया हमने आंसर। तो ये वेरिएशन पैरामीटर का थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कोई अगर स्टूडेंट उलझा होगा तो यहाँ पर कि बाई पार्ट कैसे करें। बाकी जिसने पढ़ा है तो एवरेज स्टूडेंट तो कर लिया होगा इसको। ये थर्ड का ए वाला, ये फर्स्ट यूनिट का है। कौन सा, साइमल्टेनियस के पहले जो टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, उसका है। कॉसी होमोजीनियस भी बोलते हैं उसको। क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। जब जितना ऑर्डर होता है उतनी एक्स की पावर होती है। जब ऑर्डर 2 है एक्स की पावर 2 है, ऑर्डर 1 है एक्स की पावर 1 है, यहाँ ऑर्डर 0 है एक्स की पावर 0 है। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और जब दो इक्वेशंस होती हैं इस टाइप के दो इक्वेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस। ये हमने बताया ये दो इक्वेशन है, बस एक ही टॉपिक में दो इक्वेशन आती हैं, बाकी सब में एक इक्वेशन आती हैं। तो ये क्या होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो वहाँ एक्स स्क्वायर होता था, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया, e टू द पावर एक्स मान लिया 1 प्लस एक्स को। तो 1 प्लस एक्स को e की पावर जेड मान लिया। तो इससे लॉग लिया इसका दोनों साइड, तो लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू जेड हो गया। इन दोनों की हेल्प से हम चेंज करते रहते हैं। और मालूम है जैसे एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, उसमें डी वाई रखते थे, तो 1 प्लस होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इतना रखेंगे। ठीक है, ये कैसे रखेंगे हम वहाँ वीडियो में देख लीजिएगा। इसको रखा, इन वैल्यूज़ को यहाँ रखा, और राइट साइड क्या हो गया, कॉस जेड हो गया ये। तो ये सेकंड केस का पी आई हो गया फिर से। तो अभी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ गई, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर एम इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो डी में एम रखते हैं, तो ये इसका सी एफ हो गया। लेकिन ध्यान क्या है, होमोजेनियस क्या होता है, जेड के फॉर्म में आता है, क्योंकि डी क्या हो गया, डी बाई डी जेड, वहाँ एक्स के फॉर्म में आ रहा था, तो ये ध्यान रखना पड़ता है जेड के फॉर्म में। अब इसका पी आई निकाला, सेकेंड केस का है, ए 1 है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर का -1। तो केस फेल हो रहा है, जब केस फेल होता है तो वहाँ पर एक्स का इंटू करते थे, यहाँ जेड का इंटू करेंगे। तो जेड का इंटू किया, नीचे 2z, डिफ्रेंसिएशन इसका 0 हो गया, कॉस जेड। और अब हमने 1/d है, जब अकेला 1/d होता है, वो d का मतलब d बाई डी एक्स, और 1/d डिफ्रेंसिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, मतलब अकेला d है तो इंटीग्रेशन एक्स रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन किया कॉस जेड का, तो कितना आ गया, साइन जेड। तो जेड 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 तो बाहर है, तो जेड बाई 2 साइन जेड ये हो गया। इसका कॉम्प्लीशन क्या हो गया, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिख दिया। अब जेड को वापस कर दिया, जेड क्या था ये लिखा, लॉग 1 प्लस एक्स वापस कर दिया। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। थर्ड का बी वाला, बेसल फंक्शन कंटिन्यू 3 या 4 सेमेस्टर से आ रहे हैं बेसल्स के क्वेश्चन। इसके बदले में सीरीज सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। क्या है, शो दैट जे एन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन जे एन एक्स। अगर जे एन एक्स का फार्मूला मालूम है बेसिस फंक्शन का, तो फिर ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के कंपेयर में बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिट सेकंड इतनी बड़ी है और ये पहले आते नहीं थे, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को छोड़ भी देते हैं। खैर इस टॉप थर्ड ए और बी को छोड़ भी देंगे, तब भी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं क्वेश्चन करने के।
ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, जे हम जानते हैं JNX का जो बेसल्स का जो फार्मूला होता है ये होता है समेसन R इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R गामा n प्लस R प्लस 1 और x/2 की होल पावर n प्लस 2R ऐसी होती है। तो हमें क्या करना है, हमें पुट करना है जहाँ x है यहाँ पर और यहाँ पर, वहाँ x के बदले में -x रखना है। तो -x रखने से यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि जो डिमांड है इसकी क्वेश्चन की, तो -x/2 की होल पावर n प्लस 2R, तो माइनस बाहर निकल गया, माइनस की इसका मतलब x की पावर भी माने n प्लस 2R हुआ, 2 की पावर n प्लस 2R हुआ, -1 की पावर 2n प्लस 2R हुआ। तो x/2 तो हमें कुछ करना नहीं है, माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस की पावर n प्लस 2R को लिख सकते हैं -1 की पावर n और -1 की पावर 2R। तो किसी की पावर 2R मतलब 1 होता है, तो -1 की पावर n को बाहर निकाल लिया, तो फिर से ये बेसल फॉर्मूला बन गया JNX, -1 की पावर n JNX है, निकालना था हमें। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ का ए वाला, सॉल्व बाय चारपिट मेथड px प्लस qy इक्वल टू pq। चारपिट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इजी है, चारपिट आप जब क्वेश्चन बनाना, वैल्यू रखना, आखिरी में लास्ट में 80% तो सेम रहती है, 80-70%। उसके बाद ही थोड़ा सा जिसने प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से उसको इस चारपिट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए क्या है, हमने f इक्वल टू क्या मान लिया, px प्लस qy माइनस pq, और इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y के व z के p और q में, और ये होती है चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें वैल्यूज रखी हमने, तो इस टाइप से आगे सिंपल करने पर जनरली तो काम का होता नहीं लास्ट वाला, तो हमने क्या यहाँ भी टर्म ये भी काम का नहीं है, तो इसी की हेल्प से हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, और इसको क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो कितना आ गया ये p इक्वल टू AQ। अब इसको सेकंड मान लिया क्योंकि मैंने किसी को फर्स्ट मानना पड़ेगा अब, तो ये वाली p की वैल्यू हमने इसमें रखी फर्स्ट में रखी, और कॉमन नंबर लेके हमने q निकाल लिया ax प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसको हमने कहाँ रखा, हमने वापस यहाँ सेकंड में रखा, तो इससे p निकल आया, अभी p q के फॉर्म में था, अब p बिना p के फॉर्म में है, तो इस p और q की वैल्यू कहाँ रखते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन में। तो देख क्या होता है कंप्लीट सोल्यूशन, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy यहाँ रखा। अब यहाँ फिर से वेरिएबल सेपरेट करना है, तो पहले x का हमने LCM लिया, इस साइड पहुँचा दिया। अब हमने क्या किया, क्या कॉमन लिया, ax प्लस y को कॉमन लिया हमने, तो कितना बचा, a dx प्लस dy, ये वेरिएबल सेपरेबल है, तो क्यों, क्योंकि t है तो इसका dt है, तो हमने क्या किया, t है, देखिए t माना तो इसका dt माना, तो ये इस टाइप से ये t dt हो गया, तो t² 2 हो गया, वैल्यू रख दी वापस, इस टाइप से हो जाएगा ये। अब ये है थर्ड यूनिट का CFPI का होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का dq माइनस 4d² d डैश प्लस 4d d डैश का स्क्वायर बाहर z इक्वल टू cos 2x प्लस y। तो ये सेकंड केस का PI है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि CF तो हमसे जो है, CF तो ईजी होता है इसका, कि इसके 3 रूट आएंगे, और PI भी इसका सिंपल है। तो ये फर्स्ट यूनिट के कंपेयर में CFPI इसका ज़्यादा इजी होता है थर्ड यूनिट का। देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसकी अगली क्वेश्चन क्या हो जाएगी, dq माइनस 4d² d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर, हाँ मालूम है, इस टॉपिक में d इक्वल टू m रखते हैं हम, d डैश इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा रखने के बाद, mq माइनस 4m² प्लस 4m, m कॉमन लिया तो ये m इक्वल टू 0 आ गया, इससे 2 रूट आ गया 2, इसका CF हो गया y1 ब्रैकेट में y1 f1 ब्रैकेट में y प्लस 0x, और f2 ब्रैकेट में y प्लस 2x प्लस x इंटू x, क्यों, क्योंकि सेम रूट का है ये, x इंटू f3 y प्लस 2x ऐसा। और PI में 1 अपॉन ये लिखा, हम जानते हैं इस केस में a की वैल्यू यहाँ 2 है और b की वैल्यू 1 है, तो जहाँ d है वहाँ 2 रखा, जहाँ d डैश वहाँ 1 रखा, और क्या मान लिया फॉर्मेलिटी के लिए 2x प्लस y को u मान लिया।
तो ऑर्डर 3 है तो 3 बार इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन ये फेल हो गया नीचे, तो जब फेल हो गया क्या करते हैं, ऊपर x का मल्टीप्लाई किया, नीचे इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ ऑर्डर 2 हो गया। तो अब 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। अब फिर से हमने d = 2 और d' = 1 रखा, तो फिर से केस फेल हो गया, तो फिर से एक x का इंटू कर दिया। अब एक ऑर्डर बचा है तो एक बार इंटीग्रेशन होगा। तो अब ऐसा रखा हमने फिर से d = 2 d' = 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 8 मतलब 4 आ गया। तो ये पी आई आ गया। कंप्यूटर में क्या होता है, z = क्या क्या डिपेंडेंट z था, z = CA + PI, ऐसा हो गया ये। तो देखिए ये जो है थर्ड यूनिट का है, 5th का, ये कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ रिलेशन फंक्शन ऑफ x² + y² + z², z² - 2xy = 0। तो अब एक बहुत सारा उसने देखा है कि थर्ड यूनिट का सिंपल टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इजी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर 2 टाइप्स, एक बाय एलिमेंटिक ऑफ आर्बिट्री फंक्शन एंड बाय एलिमेंटिक ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। तो ये आर्बिट्री फंक्शन को एलिमेंट किया है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू दी है, टोटल डिफरेंशिएशन जैसा है एग्जाम्पल ये। तो यहाँ इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, एक को u मान लिया, इसको v मान लिया, तीसरा होता तो w मान लेते। अब इसको हमने इस u डिपेंड ऑन x y z, तो इस u का x के y के z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकाल लिया, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी। इसे इस v का x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चनों को f हटाना है, तो उसका जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है, कैपिटल P × P प्लस कैपिटल Q × Q = R। अब P Q R कैसे निकालते हैं, वो जैकोबियन से, कि डेल u v बाय डेल u डेल y z। तो ये होता है डेल u बाय डेल y डेल u बाय डेल z, ये ऐसा। और ये डेल v बाय डेल y डेल v बाय डेल z, इस टाइप से। तो इसको ये हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो तीनों हम इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। और ये डिटरमिनेंट मतलब इसका इसमें इंटू माइनस इसका इसमें इंटू, तो ये 4yz माइनस प्लस हो गया 4xz, ऐसा आ गया। तो ऐसे इन तीनों को हमने निकाल लिया। अब इन तीनों को किसको, पी क्यू आर की वैल्यू कहाँ रख दी, फर्स्ट में। तो ये हट गया फंक्शन, देखिए जो फंक्शन था f, ये हटा दिया है। तो ये जो इक्वेशन बन गए हैं, ये पी और क्यू है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो है ये उस फॉर्म में आ गई है। तो ये ऐसे निकालना था। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो में समझाए हुए हैं। ये 5th का बी वाला है, सो दैट u = e⁻x ब्रैकेट में x sin y माइनस y cos x इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक मतलब यूनिट 4 का है ये। तो हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये भी अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा ठीक है तो उसके हिसाब से फिर ये इजी पड़ता है। और नहीं भी है पार्शियल डिफरेंशिएशन ठीक, तो हम मालूम है आंसर लास्ट में 0 लाना है, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर इक्वल 0 लाना है। तो इसे ला सकते हैं कॉमन सेंस से। तो फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया है u = e⁻x ब्रैकेट में x sin y माइनस y इंटू cos y। तो हार्मोनिक कंडीशन क्या होती है कि अगर u दिया है तो 2 बार u का x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उस u को 2 बार y के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड कर देना है, 0 हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कई बार मिस्टेक हो भी जाती है पार्शियल में, तो हमें फाइनल आंसर तो मालूम है कि हमें 0 ही लाना है। तो हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको हमने फर्स्ट मान लिया, और फर्स्ट मानने के बाद इसको हमने x रिस्पेक्ट में किया, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा। तो पहले इसका किया तो e⁻x माइनस आगे आ गया और इस पूरे को उतार लिया। अगली बार प्लस इसको उतारा और इसका अंदर किया, तो x का 1 हो गया, साइन y कांस्टेंट है, ये तो पूरा y की टर्म है, तो 0 हो गया। e⁻x बाहर निकाला, तो जिसमें अगली बार करना पड़ेगा ना, तो कॉमन निकाला तो इतना बच गया। अब इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट किया, तो भाई फर्स्ट फंक्शन पूरा सेकंड फंक्शन, तो e⁻x माइनस आगे आ गया और इस पूरे को उतार दिया हमने एज इट इज, प्लस फर्स्ट वाले को उतार दिया और इसका किया x रिस्पेक्ट में, तो x का आ गया 1, ये
एक्स का 1 साइन वाई इसका इनटू में था, कांस्टेंट था, और ये 0 ये 0 ऐसा, और अच्छे से लिखा। तो क्या किया हमने कि ये कॉमन निकालने का टोटल इतना आ गया, तो ये हो गया इसको एक हमारी सेकेंड। अब हम इस फर्स्ट को इसको वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे, वो यहाँ मानेंगे फर्स्ट सेकेंड, कि वहाँ यहाँ y की टर्म है, तो हमने e की पावर माइनस एक्स को उतार दिया, और x और साइन y का हो गया cos y, तो माइनस इस y का 1 और cos y को उतारा, फिर माइनस आता है y cos y का माइनस साइन y, तो ये प्लस हो गया। तो इस तरीके से आ गया, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसको ऐसे उतार दिया, अब यहाँ फिर फर्स्ट सेकंड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया, और अच्छे से लिखा साइन वाई हो गया +2 साइन वाई। अब सेकंड और थर्ड को ऐड किया, जो कंडीशन होती है ऐसा ऐड किया, तो हमने देखा कि यह एक साइन वाई है, यहाँ माइनस एक साइन वाई है, कैंसिल हो गया, यहाँ वाई कॉस वाई है, यहाँ माइनस कॉस वाई है, दोनों ऐड होकर माइनस हो गया, ये -2 साइन वाई है, यहाँ +2 साइन वाई ऐड हो गया, तो सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा कि 0 आ गया। तो हमने क्या लिख दिया, हेंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। अभी सिक्स्थ का ए वाला, डिटरमाइन p सच दैट द फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स p x अपॉन y बिया एनालिटिक फंक्शन। तो हमें p निकालना है, एनालिटिक फंक्शन है अपने आप में, मतलब सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सी आर कंडीशन क्या होती है वो देख लेते हैं, और उसको अलग अलग करके कैसे हमने p निकाला है वो देखते हैं। पिछली बार आया था ये क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, हार्मोनिक वाला भी, ए वाला भी और बी वाला भी, इस टाइप का जस्ट पिछली बार आए थे ऐसे क्वेश्चन। देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो एफ ऑफ जेड क्या दिया है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स p इंटू एक्स अपॉन वाई। हम जानते हैं एफ ऑफ जेड क्या होता है, u प्लस आई भी होता है, तो मतलब ये u है, ये वाला पार्ट ये भी है, आई के साथ जो लगा उसको भी बोलते हैं, तो u और v लिख दिया। और हम एक बात सी आर कंडीशन से जानते हैं, सी आर कंडीशन क्या होती है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और दूसरी क्या होती है, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या है कि जैसे ये जस्ट पिछली बार आया था, तो अचानक शुरुआत में थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद अगर आ चुका है और हम ओल्ड ईयर जो पेपर के सॉल्यूशन देख चुके हैं, तो उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। तो सी आर कंडीशन से हमने इसके चारों इसके डेरिवेटिव हमने निकाल लिए। अब हमें p निकालना है, तो हम जानते हैं कि इसको इससे a दिस इक्वल टू a, मतलब फर्स्ट को 4 से कंपेयर करते हैं, सेकंड को थर्ड से करते हैं। तो ये देख लीजिएगा हमने कैसे निकाला अच्छे से पार्शियल इसका। तो फर्स्ट और फोर्थ को लिया, फर्स्ट और फोर्थ ये वाली कंडीशन दिखाने के लिए हमें p निकालना है, तो इसे p बोला ना, तो यहाँ इस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है इसके, इस मतलब इक्वल टू लाने के लिए हम यहाँ p की वैल्यू क्या रखें, अगर p की वैल्यू -1 रख दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ गया x और नीचे माइनस का स्क्वायर मतलब 1, तो नीचे ऐसा आ गया, इसमें 1 के रख देख लीजिए इतना आ जाएगा ये। तो इसने बोला है कि p की किस वैल्यू के लिए, p की किस वैल्यू के लिए, ये एनालिटिक तो है लेकिन किस वैल्यू के लिए इक्वल है ये, तो -1 पे ये इक्वल हो जाएगा। फिर सेकंड हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड हम चेक कर भी लेते सेकंड और किससे, थर्ड से, तो तब भी ये -1 ही आता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो इस तरीके से -1 ही आता है यहाँ पर। तो ऐसा वर्क करके देख लीजिएगा। तो 6 का बी वाला कि एवेल्युएट यूजिंग कॉशी थ्योरम, क्या है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला और रेसिड्यू थ्योरम। तो ये कॉशी रेसिड्यू थ्योरम का है, जब हम पोल निकालते हैं, रेसिड्यू निकालते हैं, फिर रेसिड्यू थ्योरम निकालते हैं। तो बुक में सीधा लिखा था रेसिड्यू थ्योरम, लेकिन उसका एक नाम और है कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। स्टूडेंट थोड़ा सा जो पढ़ के आए थे इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए हैं, कई बार ये एक वर्ड से कन्फ्यूज कर देते हैं। तो एक किसका है, पहले इसका पोल निकालना है, फिर रेसिड्यू निकालना है, फिर रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करना है। उस रेसिड्यू थ्योरम का नाम क्या है, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। और वेयर सी, ये जो सर्किल है ये इनसाइड है, तभी ये सॉल्व हुआ है, ये इसका सर्किल हमें बनाया हुआ है, ये इनसाइड है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो रेसिड्यू थ्योरम कब आता है, जब हम पहले पोल निकालते हैं, फिर आता है रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब पोल निकालने की मेथड। जब रेसिड्यू आता है
और क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन लगा है तो रेसिड्यू थ्योरम लगाते हैं। तो पहले जल्दी से हम इसको एफ ऑफ जेड मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड, अब एफ ऑफ जेड क्या है, ये है जेड क्यूब इंटू ई की पावर माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल क्यूब। तो हम जानते हैं कि हम पोल कैसे निकालते हैं, पोल ऑफ एफ जेड कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो लिया तो यहाँ पर जेड इक्वल टू वन पे ये इन्फिनिटी हो गया। तो इन पोल उसी को बोलते हैं जिस पे वैल्यू क्या हो जाए, एफ ऑफ जेड की इन्फिनिटी हो जाए। तो जेड इक्वल टू वन पे क्या है, पोल है, लेकिन ऑर्डर थ्री है तो एन इक्वल टू थ्री। अब पोल क्या है, जनरली दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एक ऑर्डर एन। तो कितने का पोल है ये, थ्री ऑर्डर का पोल है। अब ये जेड इक्वल टू वन इस सर्किल के अंदर है कि नहीं है ये देखना पड़ता है। अगर इसके अंदर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नहीं है तो इसको हम जीरो मान लेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि अंदर ही होगा तभी तो जाके इतना बड़ा 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। तो अगर इसको नहीं मालूम कैसे बनाना है तो हम क्या बोल देंगे कि हम बोल देंगे हाँ इनसाइड है, जैसे हम लिख दिया विच इज लाई इनसाइड द सर्किल, ये डायरेक्ट लिख दिया कॉमन सेंस से। और नहीं है तो हमने कई बार क्या है ये बना के देखा हमने इस टाइप से, देखिए ऐसा कि जेड माइनस वन इक्वल टू हाफ है, हाफ मतलब 0.5, इसकी रेडियस क्या है 0.5। तो माइनस वन को यहाँ लिखा रियल और इमेजनरी। तो अंडर रूट होता है अंडर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0.1, अंडर रूट हटाया तो यहाँ स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप ए भी सर्किल होता है, इसका सेंटर क्या हो गया 1,0, 1 नहीं होता, एक्स माइनस वन नहीं होता तो 0 0 होता, रेडियस होता आर स्क्वायर मतलब 0.5। तो यहाँ एक्स माइनस वन है तो 1,0। अब वन रेडियस 0.5 है और सेंटर 1,0, 1 का मतलब एक्स में 1 गया है तो 0.5 रेडियस वो चारों तरफ 0.5 है, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, नीचे 0.5, ऊपर 0.5। तो यहाँ 0.5 गया तो 0.5, यहाँ गया तो 1.5, बाकी इसे देखना नहीं है। तो ए क्या है 1, तो जब 1,0 ही सेंटर है और ए इक्वल टू 1 है तो मतलब इनसाइड हो गया ना इसके, 1 तो यहीं आ रहा है, जहाँ सेंटर है वहीं पर ए आ रहा है इसका, ठीक है। और अगर आई वाला होता ए इक्वल टू आई तो आई वाले ये एक्सेस आई वाले हैं, ए माइनस आई वाले हैं। तो यहाँ तो क्या है, जैसे मान लीजिए 1/z माइनस आई होता तो यहाँ ए की वैल्यू आई होती। तो हम यहाँ पर देखते 1i 2i, लेकिन यहाँ तो z माइनस वन है इस टाइप से, तो ए इक्वल टू वन यहाँ पर है, इनसाइड है, ठीक है। ऐसा कर लिया। अब हम जानते हैं कि जो पोल ऑफ ऑर्डर एन का निकालने का जो रेसिड्यू है जो कैसे निकालते हैं, 1 ये फैक्टोरियल n माइनस वन, एन मतलब n 3 है, और डी इस टाइप होता है कि लिमिट z टेंस टू ए जिसपे पोल ऑफ ऑर्डर n है 1 फैक्टोरियल n माइनस वन, और कितनी बार डिफरेंशिएशन इसका, एक बार कम, मतलब n माइनस वन कम, n माइनस वन टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स, और यहाँ z माइनस वन की पावर n और इंटू एफ ऑफ जेड। तो n कितना है 3 है, तो इतना एक कम बार डिफरेंशिएशन हुआ तो 3 में से एक गया तो 2 बार डिफरेंशिएशन। अब पहले इसको हटा दिया, इससे कैंसिल तभी तो कर पाते हैं। इसके बाद इसका हमने क्या किया, इसका हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार फर्स्ट सेकंड मान के किया एक बार तो इतना आ गया, और अगली अच्छे से लिखा कॉमन लेके अगली बार किया इसका फिर से फर्स्ट सेकंड मान के पूरा फर्स्ट पूरा सेकंड तो इतना आ गया। अब इसके बाद करने के बाद हमें जेड की वैल्यू क्या रखना है 1, तो जैसे 1 रखा तो 1 रखा तो ये -6 + 6 तो कितना बचा, ये टोटल 1.2 e की पावर -1, ये आ गया रेसिड्यू किस पे, जेड इक्वल टू 1 पे। अब बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi और सम ऑफ रेसिड्यू, एक रेसिड्यू निकला है तो यहाँ रेसिड्यू रख दिया 2πi, 2 से 2 कैंसिल तो πi e की पावर -1, ये हो गया इसका आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, इसमें वो एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू वाले क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, तो 2 क्वेश्चन ही बहुत, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरे रेसिड्यू क्वेश्चन तो 14 के सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं। ये अच्छी बात यह है कि 6th के बीच जैसा 7th का ए है सेम, कि फाइंड पोल एंड रेसिड्यू एट ईच पोल ऑफ e⁻i z अपॉन z² + 1। उसमें एक स्टेप आगे किया था इंटीग्रेशन, अब इसमें यहाँ तक है तो वो पोल रेसिड्यू वाला है, इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये फाइंड पोल एंड रेसिड्यू ऑफ e⁻i z अपॉन z² + 1,
हम जानते हैं एफ ऑफ जेड है, तो पोल कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 मतलब जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई, है ना, क्योंकि प्लस माइनस रूट -1 क्या होता है आई, तो दो रूट क्या आएगा, एक प्लस आई एक माइनस आई, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, जेड प्लस आई जेड माइनस आई आगे जाके, तो हम निकालेंगे रेसिड्यू किस पे, आई पे और माइनस आई पे, तो क्या होता है लिमिट जेड टेंस टू आई और जेड माइनस आई एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड क्या है e की पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल करना है ना इसको, और जैसे कैंसिल हुआ जिस पर इन्फिनिटी किया उसने, और उसके जस्ट बाद हमने जेड इक्वल टू आई रख दिया, तो आई रखा तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i, तो ये आ गया किस पे, ये आ गया माइनस आई पे रेसिड्यू, इस तरीके प्लस आई पे, इस सेम तरीके से माइनस आई पे निकाल लिया हमने, तो कितना आ गया e की पावर 1 अपॉन -2i, तो टोटल रेसिड्यू क्या हो गया इसका -1 अपॉन 2i इंटू ई हो गया। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी थोड़ा सिंपल है क्योंकि उसने एक स्टेप कम किया है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स में या M2 का सबसे सिंपल और इजी टॉपिक है ये, तो ऐसे टॉपिक को तो कोई भी स्टूडेंट छोड़ कर जा नहीं सकता है, क्योंकि ना इंटीग्रेशन है ना डिफरेंशिएशन है, सिंपल कॉमन लेके कैंसिल करना है, रूल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है 7 का बी वाला, जो कि यूनिट 5 का है वेक्टर कैलकुलस का, फाइंड द डी डी, यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर एट पॉइंट 1 - 2 - 1 इन द डायरेक्शन 2y - j - 2 की। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो करता है उसका ये पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये सबसे इजी क्वेश्चन है किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ठीक है। देखिए डी डी का फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, ग्रेड फाई डॉट एन कैप। अब डी डी वाले क्वेश्चनों में फाई दिया रहता है, जैसे फाई दिया तो ग्रेड फाई निकालते हैं, और एन यूनिनॉर्मल बेकर निकालने के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये सबसे पहला टाइप आया है, इसलिए सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है डी डी का ये, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे करके कंफ्यूज करता है। तो हमने ग्रेड फाई निकाल लिया इसकी हेल्प से। ग्रेड फाई कैसे निकालते हैं, डेल इंटू फाई, ये डेल की वैल्यू है, ये फाई है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इतना आ गया, यहाँ गया तो वाई के रिस्पेक्ट में इतना आ गया, यहाँ गया तो जेड के रिस्पेक्ट में इतना आ गया। इसके बाद ये पॉइंट रखा 1 - 2 और -1 इतना रख दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ग्रेड फाई कितना आ गया है 8i - j - 10k। अब ये जो दिया है किसके डायरेक्शन में, 2i - j - 2k, ये हमारा क्या है वेक्टर है, तो हम एन कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के साथ जो लगा है 2 का स्क्वायर प्लस इसके साथ -1 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया -9, तो ये इतना आ गया। अब एन और ग्रेड फाई का डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ग्रेड फाई डॉट एन का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट के साथ पहला लेते, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, तो 8 × 2 हो गया, सेकंड के साथ सेकंड, तो -1 इसका नंबर है, -1 इसका नंबर है, क्योंकि जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, थर्ड के साथ थर्ड, अपॉन 3 चल रहा है, तो कितना आंसर आ गया 37/3। तो ये डी डी का थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी xy + y² dx + x² y x² dy, वेयर c क्या है, इज अ बाउंड्री ऑफ y = x एंड y = x², इसकी बाउंड्री है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी f1 dx + f2 dy = डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस ऐसा, और डेल f2 बाय डेल x माइनस डेल f1 बाय डेल y ऐसा। अब इसको f1 बोलते हैं, इसको f2 बोलते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हमेशा। तो f1 कितना हो गया xy + y² और f2 हो गया इतना। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, f1 को y के रिस्पेक्ट में, f2 को x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन दोनों को निकालना है, वेरीफाई करना है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में इतना आ गया,
इसका एक्स में इतना आ गया। अब इजी कौन सा पड़ता हमें, इजी पड़ता हमें सेकंड वाला। अब हम क्या है, अगर हमें m1 का मल्टीपल इंटीग्रल ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने अच्छे से बताया है कि जितनी बड़ी पावर होती है उतनी नीचे से निकलता है। तो क्यों होता है, क्योंकि क्या है ना कि y इक्वल टू एक्स ऐसा हो गया, जितने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स की वो नीचे से जाएगा। तो ये मालूम है नीचे वाली का लिमिट है ऊपर वाली है, और इन दोनों को सॉल्व कर लिया ऐसे फर्स्ट सेकंड मान के, तो दो वैल्यू निकलेंगी। तो हम जानते हैं माइनस, मान लो गलती से कहीं माइनस आ गई तो हम तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो माइनस तुम्हारा काम का है नहीं। तो ये दो वैल्यू आई 0 और 1, तो ये अप लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। मान लो 3 वैल्यू आती है, -1 आता है, -2, तो -2 तो काम का था नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पॉजिटिव में लेते हैं। तो बिना स्ट्रिप काटे और बिना फिगर के भी हम इसको कर लिया, ठीक है, इतना आ गया। तो ये हम जानते हैं, m1 से हम जान चुके हैं कि अंदर वाई लिमिट वेरिएबल फॉर्म में होती है, तो ये x के फॉर्म में तो y की लिमिट है। तो पहले हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में किया होगा, y के रिस्पेक्ट में किया। तो ये y के रिस्पेक्ट में किया, अच्छा आगे किया, यहाँ से 2x माइनस x हो गया, तो ये हो गया y x इंटू 1, y का रिस्पेक्ट है, y का रिस्पेक्ट है ऐसा। तो 1 का हो गया y, लिमिट x स्क्वायर से x, यहाँ 2, यहाँ तो होगा y का, y स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है x स्क्वायर से x, लिमिट रखी, थोड़ा सा सिंपल किया इसको, ऐसा सिंपल, तब जाके दूसरी लिमिट का नंबर आता है। तो हमने फिर क्या किया इसको कि अब x के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ इससे कैंसिल हो गया, इसका हो गया x की पावर 4/4, इसका हो गया x की पावर 5/5, लिमिट रखी, और थोड़ा सा -1/4 प्लस 1/5 आ गया, -1/20 आ गया, -1/20 इसका। तो अगर ये यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम आता 7 मार्क्स का, तो ये तो राइट साइड का बहुत सिंपल पड़ता है, लेकिन लेफ्ट साइड का थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। देखते हैं, ये जो हमने कर्व बनाया था, ये अब हम निकाल रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन इस टाइप से। ये लाइन इंटीग्रेशन हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी f1 dx प्लस f2 dy, ये जो कर्व है ये पैराबोला था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हमने बोला था, और ये है y इक्वल टू एक्स। तो ये c1 ये c2, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये 0 0 है, 1 1 है, ये हमने निकाल लिया था पहले। अब क्या होता है इसमें कि रिस्पेक्ट 2 है, dx dy इंटीग्रेशन 1 है, तो अब हमें x को y में या y को x में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये होता है लाइन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, किसमें c1, एक c1 गया फिर c2, तो y इक्वल टू जहाँ y है वहाँ x स्क्वायर रखेंगे, तो जहाँ dy है वहाँ 2x dx रखेंगे हम, और लिमिट इसकी x की क्या होगी, अब क्योंकि y x के फॉर्म में आ गया तो x लिमिट निकालेंगे 0 से 1, ये 0 से 1। अब इसको चेंज करना पड़ता है, f1 dx प्लस f2 dy, मतलब ये क्वेश्चन है, दिया है f1 dx प्लस f1 dy, ये मान लिया। तो अब यहाँ y की वैल्यू रखी, यहाँ dy की वैल्यू रखी, काटने पीटने सॉल्व सिंपल करने के बाद ये आ गया 3x³ प्लस x की पावर 4 dx। अब इसको कहाँ रखेंगे हम, इसको यहाँ रखेंगे हम c1 में, c1, और लिमिट क्या है 0 से 1, सॉल्व किया तो कितना आ गया 19/20 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं c2 की, c1 c2, इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ 0 से 1 गया था, अब यहाँ 1 से 0 आ रहा है, तो यहाँ y है x, तो इसका dy कितना है dx, लिमिट क्या हो गया 1 से 0, कई बार लड़के 0 से 1 करते हैं, कोई ये सर्कुलेशन चलता है ना, ऐसा सर्कुलेशन में, तो ये ध्यान रखना है। अब ये a में a की हेल्प से जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, वहाँ x रखना है, और जहाँ dy है dx, तो ये आ गया 3x² dx, और इसमें रखा c2 में, और लिमिट क्या है 1 से 0, 3x dx, तो सिंपल किया तो -1 आ गया। अब ये क्या है, इसको ये स्मॉल फर्स्ट मान, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इसमें रखा, तो क्या हो जाएगा ये 19/20 -1, तो हो गया -1/20। तो अभी हम सरफेस निकाला तो वो भी आया था -1/20, ये भी आया -1/20, तो क्या हो गया, हेंस वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। अब क्या है कि जो ये तो हो गया है ग्रीन्स थ्योरम, पुराने क्वेश्चन ओल्ड ईयर का जो सॉल्यूशन हमें हमेशा देखना चाहिए,
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ तैयारी तो सब कुछ सही चल रही है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो हमें वो आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज होने से ऐसा करना था। और अचानक अगर हम ओल्ड ईयर पेपर के हम सॉल्यूशन ना देखें तो हम बहुत सारे अचानक वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो हम कंफ्यूज जाएंगे कि ये इसको कैसे करना। बाहर आके हम भले बोल दें अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गई थी, और या फिर ये ऐसा करना था। तो ओल्ड ईयर पेपर के आइडिया से ही हमें M2 जैसे टफ है सब्जेक्ट के पेपर में उतरना चाहिए हमें। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा।